मम्मी देखो फ़ोन बज रहा है, मेरे बच्चों ने कहा। किचन के कामों में लिपटी मैं जल्दी से हाथ धोकर फ़ोन की तरफ भागी। इससे पहले कि फ़ोन कटता मैंने रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैं आशीष बोल रहा हूँ। कौन आशीष? अरे मैं आशीष। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि कौन आशीष है। अरे भाई, गलत नंबर आपने डायल किया है, कृपया पहले देख लें। अरे आभा, मैं आशीष, पहचाना मुझे? ज़रा दिमाग पर जोर डालो, इतनी जल्दी भुला दिया मुझे। फ़ोन करने वाला जब अपना परिचय ना देकर मजाक करने लगा और पहेलियाँ बुझाने लगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि पता नहीं कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है। पर आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, इसलिए अपनी बोली पर अंकुश लगाती हुई मैं बोली, माफ़ कीजिएगा, अब भी मैं आपको पहचान नहीं पाई। अरे मेरी प्यारी बहन, अपने रोहित भाई की आवाज़ भी तुम पहचान नहीं पाओगी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। रोहित भाई, आप? वाह, तो मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना नाम आशीष बता रहे थे। खुशी से मैं इतनी ज़ोर से चीखी कि मेरे पति दीपक घबराकर मेरे पास दौड़े चले आए। क्या हुआ? इतनी ज़ोर से क्यों चीखी? मैं रिसीवर पर हाथ रख कर बोली, ज़रा रुकिए, अभी आकर बताती हूँ। तो दीपक लौट गए। हाँ, अब बताइए भाई, इतने दिनों बाद बहन की याद कैसे आ गई? कब आए आप अमेरिका से? बाकी लोग कैसे हैं? मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। फिलहाल किसी के बारे में मुझे कोई खबर नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई। इसलिए भारत आने के बाद सबसे पहले मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तुमसे मिलने मैं कल ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पूरे 2 दिन तुम्हें बोर होना पड़ेगा, इसलिए कमर कस कर तैयार हो जाओ। बाकी बातें अब तुम्हारे घर पर ही होगी। बाय। इतना कहकर भाई ने फ़ोन काट दिया। भाई कल सच में हमारे घर आने वाले हैं, सोचकर ही मैं खुशी से झूम उठी। 10 साल हो गए थे उन्हें देखे। आखिरी बार उन्हें अपनी शादी के वक्त देखा था। अपने माता पिता की मैं अकेली संतान थी, पर दोनों चचेरे भाई रोहित और शुभम मुझ पर इतना प्यार लुटाते थे कि मुझे कभी एहसास ही न हुआ कि मेरा अपना कोई सगा भाई या बहन नहीं है। चाचा की तो मैं वैसे भी लाडली थी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम सीतापुर में रहते थे और चाचा का परिवार लखनऊ में। हमारा लगभग हर सप्ताह ही एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता था, इसलिए 100 किलोमीटर की दूरी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी शुभम भाई से उतनी नहीं पटती थी जितनी रोहित भाई से। मेरे प्यारे और चहेते भैया तो रोहित भाई ही थे। मैं उन दिनों दर्शन शास्त्र में एमए कर रही थी, इसलिए रोहित भाई की जीवन दर्शन की गहरी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन वो कहने लगे, आभा, अपने भाई की बात गांठ बांध लो। गलती स्वीकार करने में ही समझदारी होती है। जीवन कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कभी कभी गलत बात को भी तर्क द्वारा सही साबित कर दिया जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष गलत बात को सही साबित करने के लिए तर्क नहीं दिया करते, बल्कि उस भूल को सुधारने का प्रयास करते हैं। मैं उनका मुंह ताकती रह गई तो वह आगे बोले, तुम शायद ठीक से मेरी बात समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, कभी फुर्सत से समझाऊंगा। एक दिन कॉलेज से घर लौटी तो माँ एक खुशखबरी के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, सुना तूने, तेरे चाचा का फ़ोन आया था कि कल तेरे रोहित भाई के लिए लड़की देखने हरचंदपुर चलना है। रोहित ने कहा है कि उसे हम सबसे ज़्यादा तुझ पर भरोसा है कि तू ही उसके लिए सही लड़की तलाश कर सकती है। मुझे अपने आप पर नाज हो आया कि मेरे भाई को मुझ पर कितना यकीन है। दूसरे दिन रोहित भाई और शुभम भाई के अलावा हम सब हरचंदपुर पहुँचे तो मैं बहुत खुश थी। हम सभी को लड़की पसंद आ गई। हाँ, उसकी उम्र ज़रूर मेरी माँ और चाची के विचार से कुछ ज़्यादा थी, पर आजकल 28 साल में शादी करना कोई ख़ास बात नहीं होती। फिर उसे देखकर कोई 23-24 से ज़्यादा की नहीं समझ सकता था। बैठक में हम सबको चाय नाश्ता देने और थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद जब भाभी अंदर जाने लगी तो चाची ने मुझसे कहा, आभा, तुम अंदर जाकर मुस्कान के साथ बातें करो, यहाँ बड़ों के बीच बैठी रही तो बोर हो जाओगी। फिर हमें तो उससे कुछ पूछना है नहीं।
मैं भी भाभी के साथ बात करना चाहती थी, इसलिए अंदर चली गई। तभी उनके घर में भाभी के बचपन से काम करने वाली आया सुनंदा ने उन्हें एक टैबलेट खाने को दी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही सुनंदा बोली, शायद घबराहट के मारे बेबी के सिर में कुछ दर्द सा होने लगा है। आप तो समझ ही सकती हैं, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं। इस पर मैं बोली, मैं समझ सकती हूँ, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम सबको भाभी पहले ही पसंद आ चुकी हैं। भाभी ने तब तल्ख स्वर में कहा था, पसंद तो सभी करते हैं, पर शादी कोई नहीं। पर हम तो आज सगाई भी करके जाने वाले हैं। मुझे लगा कि पहले कोई रिश्ता नहीं हो पाया होगा, इसलिए भाभी ऐसे बोल रही हैं। फिर सगाई करके ही हम लौटे थे। इसके 10 दिन बाद रोहित भाई के पास एक गुमनाम फ़ोन आया कि जिस लड़की से आप शादी करने जा रहे हैं वो एक गिरे हुए चरित्र की लड़की है। अपने स्वभाव के मुताबिक सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करते हुए भाई ने फ़ोन करने वाले से सख्त लहजे में कहा, आपको इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके चरित्र के विषय में मुझे सब पता है। करीब 1 महीने बाद ही धूमधाम से हम सब मुस्कान भाभी को दुल्हन बनाकर घर ले आए। उनके साथ दहेज में सुनंदा भी आई थी। हमारे घर वालों ने सोचा ससुराल में भाभी को ज़्यादा परेशानी ना हो, इस वजह से उनके मायके वालों ने उन्हें साथ भेजा है। रोहित भाई खूबसूरत दुल्हन पाकर बहुत खुश थे। दुल्हन पसंद करने के एवज में मैंने उनसे लॉकेट समेत सोने की खूबसूरत एक चैन और कानों के लिए सुई धागा मांगा था, जो शादी के दिन ही उन्होंने मुझे उपहार में दिया। अगले दिन जब मैं फूलों का गजरा देने भाभी के कमरे की ओर जा रही थी, तो मैंने शुभम भाई को छिपकर भाभी के कमरे में झांकते हुए देखा। फिर सधे हुए कदमों से जाकर पीछे से शुभम भाई की पीठ थपथपा दी और अनजान सी बनती हुई बोली, भाई तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बाहर चाचा तुम्हें तलाश रहे हैं। शुभम भाई बुरी तरह झेंप गए। बोले, वो मैं रोहित भाई को ढूंढ रहा था। वो मुझसे नज़रें चुराते हुए बिजली की गति से वहाँ से चले गए। मैं गजरे की थाली लिए भाभी के कमरे में अंदर पहुंची। यह क्या भाभी, इस तरह क्यों बैठी हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने आसपास के लोग आते ही होंगे। मुझे नहीं पता कि साड़ी कैसे बांधी जाती है। सुनंदा मेरे लिए दूध लेने गई है, वही आकर मुझे साड़ी पहनाएगी। भाभी का स्वर एकदम सपाट था। अच्छा ठीक है, आप सिर्फ सलवार सूट ही पहनती हो। आओ मैं आपको बताती हूँ कि साड़ी कैसे बांधी जाती है। मैं तो कभी कभी घर पर शौकिया साड़ी बांध लेती हूँ। बातें करते हुए मैंने उनकी साड़ी बांधी। फिर केसों को अच्छी तरह पोंछकर हेयर ड्रायर से सुखाकर पोनी बना दी। फिर हेयर पिन से मोगरे का गजरा लगाया और चेहरे का भी पूरा मेकअप कर डाला। सबसे अंत में मांग भरने के बाद जब मैंने उनके माथे पर मांग टीका सजाया, तो कुछ पलों तक मैं खुद उस अपूर्व सुंदरी को निहारती रह गई। इतनी देर तक मैं उनसे अकेले ही बात करती रही। उनका चेहरा एकदम निर्विकार था। पूरे श्रृंगार के बावजूद कुछ कमी सी लग रही थी। शायद वो कमी थी भाभी के मुखड़े पर नजर न आने वाली स्वाभाविक लज्जा, क्योंकि यही तो वो आभूषण है जो एक भारतीय दुल्हन की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। ऐसा क्यों था मैं तब तक समझ नहीं पाई थी, परंतु अगली रात को रिसेप्शन पार्टी के वक्त इस राज का खुलासा हो गया। वो रात शायद रोहित भाई के जीवन की सबसे दुख भरी रात थी। उस दिन मौका मिलने पर जब तब मैं रोहित भाई को भाभी का नाम लेकर छेड़ रही थी। रात को रिसेप्शन पार्टी पूरे सबाब पर थी। दुल्हा दुल्हन को मंडप में बिठाया गया। लोग तोहफे और बुके लेकर जब दुल्हन के पास पहुंचते तो इतनी सुंदर दुल्हन देखकर पलक झपकाना भूल जाते। हम सब खुश थे, पर हमारी खुशी पर जल्दी ही ग्रहण लग गया। अचानक ही दुल्हन बनी भाभी अपने शरीर की हर एक वस्तु को नोच नोच कर फेंकने लगी। फिर पूरे अहाते में चीखती हुई इधर से उधर दौड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू में किया गया। सुनंदा ने दौड़कर कोई दवा भाभी को खिलाई तो वह धीरे धीरे कुर्सी पर बेहोश सी पड़ गई। तब भाभी को उठाकर कमरे में लिटा दिया गया। फिर तो सभी लोगों ने सुनंदा को कटघरे में लाकर खड़ा किया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने डरते हुए और रोते हुए बताया,
पिछले 3 सालों से मुस्कान बेबी को अचानक दौरे पड़ने शुरू हो गए। रोज़ दवा लेने से वह कुछ ठीक रहती हैं, परंतु अगर किसी कारणवश दवा नहीं ले तो दौरा पड़ जाता है। यह सब जानकर कौन शादी के लिए तैयार होता, इसलिए इस बारे में कुछ ना बताकर यह शादी कर दी गई। मैंने उन्हें बचपन से पाला है, इसलिए मुझे साथ भेज दिया गया ताकि उन्हें समय से दवा खिला सकूं। सब ने सोचा कि नियति ने चाहा तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर शायद नियति को यह मंजूर नहीं था, कहकर सुनंदा फूट फूट कर रोने लगी। चाची तो यह सुनकर बेहोश हो गई। माँ ने उन्हें संभाला। घर के सभी लोग एकदम आक्रोश से भर उठे। इतने बड़े धोखे को कोई कैसे पचा सकता था। उनके मायके वालों को फ़ोन कर दिया गया कि आकर अपनी बेटी को ले जाएं। सहसा ही मैं अपराध बोध से भर उठी थी। जिस भाई ने मुझ पर भरोसा करके मेरी स्वीकृति मात्र से लड़की देखे बिना शादी कर ली, उसी भाई का जीवन मेरी वजह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। इसकी टीस रह रह कर मेरे मन मस्तिष्क को विषैले दंश से घायल करती रही और मैं अंदर ही अंदर लहूलुहान होती रही। दूसरे दिन भाभी के माता पिता आए। हमारे सारे रिश्तेदारों ने उन्हें जितना मुंह उतनी बातें कही। जी भरकर उन्हें लताड़ा फटकारा और वे सिर झुकाए सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। 2 घंटे बाद जब सभी के मन के गुबार निकल गए तो भाभी के पिता सबके सामने हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों का गुस्सा जायज़ है। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने आपसे धोखा किया। हम अपनी बेटी को लेकर अभी चले जाएंगे, परंतु जाने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटी कोई जन्म से ऐसी मानसिक रोगी नहीं थी। उसे इस हाल में पहुँचाने वाला आपका यह बेदर्द समाज है। इससे पहले एक जमींदार घराने के अच्छे पद पर कार्यरत लड़के के साथ हमने मुस्कान का रिश्ता तय किया था। सगाई होने तक वे कहते रहे कि आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को जो भी देना चाहें दे सकते हैं, हमारी ओर से कोई मांग नहीं है। फिर शादी के 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा मांग कर बैठे जो किसी भी सूरत में हम पूरी नहीं कर सकते थे। अंततः हमने इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना ही बेहतर समझा, परंतु वे इसे अपना अपमान समझ बैठे और बदला लेने पर उतारू हो गए। चूँकि वे स्थानीय लोग थे, इसलिए हमारे घर जो भी रिश्ता लेकर आता उससे मुस्कान के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें करके रिश्ता तोड़ने लगे। इसके अलावा वे हमारे जान पहचान वालों के बीच भी मुस्कान की बदनामी करने लगे। इन सब बातों से मुस्कान का आत्मविश्वास खोने लगा और वो एकदम गुमसुम हो गई। फिर धीरे धीरे मनोरोगी हो गई। इलाज के बाद भी ख़ास फर्क नहीं पड़ा। जब आप लोग किसी की बातों में नहीं आए तो आपके घर रिश्ता करने में हम कामयाब हो गए। मन से हम इस साध को भी नहीं मिटा सके कि बेटी का घर बसता हुआ देखें। हम यह भूल गए कि धोखा देकर ना आज तक किसी का भला हुआ है और ना ही होगा। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। आप लोगों का जो भी अपमान हुआ और जो दिल को ठेस पहुंची, उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर आप लोगों का जितना खर्च हुआ है वो मैं घर पहुंचते ही ड्राफ्ट द्वारा भेज दूंगा। बस अब हमें इजाज़त दीजिए। और वह सुनंदा से बोले, जाओ सुनंदा, मुस्कान को ले आओ। यह सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। तभी जाती हुई मुस्कान को रोकते हुए रोहित भाई बोले, ठहरो सुनंदा, मुस्कान कहीं नहीं जाएगी। ये सही है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया और हम सबको ठेस पहुंचाई। इसके लिए इन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए और यह सज़ा होगी कि आज के बाद इनसे हमारा कोई संबंध नहीं होगा। परंतु इसमें मुस्कान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिक दशा तो ऐसी है ही नहीं कि वो इन बातों को समझे। परंतु मैंने तो अपने पूरे होशो हवास में मन प्राण से उसे पत्नी स्वीकारा है। अग्नि को साक्षी मानकर हर सुख दुख में साथ निभाने का प्रण लिया है। कहते हैं जन्म, शादी और मृत्यु सबसे पहले तय होते हैं। अगर ऐसा है तो यही सही। मुस्कान जैसी भी है अब हमारे साथ ही रहेगी। मैं अपने सभी परिजनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे मेरे जीवन पथ से विचलित ना करें, क्योंकि मेरा निर्णय अटल है। रोहित भाई के स्वभाव से हम सब वाकिफ थे।
वो जो कहते उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए एकाएक ही मानो सभी को सांप सूंघ गया। मुस्कान भाभी के माता पिता रोहित भाई को लाखों आशीष देते चले गए। बाकी वहाँ मौजूद सभी रिश्तेदारों में से किसी किसी ने रोहित भाई को शनकी, बेवकूफ़ और पागल आदि विशेषणों से विभूषित किया और धीरे धीरे चलते बने। आजकल किसी के पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि किसी की व्यक्तिगत बातों और समस्याओं में अपना कीमती वक्त गंवाएं। भाभी के आने के बाद मैं बहुत मौज मस्ती करने की योजना मन ही मन बना चुकी थी, पर अब तो सब मन की मन ही में रही। तीसरे दिन अपने मम्मी पापा के साथ ही मैंने लौटने का मन बना लिया। दुखी मन से मैं सीतापुर लौट आई। आने से पहले चुपके से एक रुमाल में सोने की चैन और कानों के सुई धागा सुनंदा को दे आई कि मेरे जाने के बाद रोहित भाई को दे देना। जब उनकी ज़िंदगी में बाहर आई ही नहीं तो मैं कैसे उस तोहफे को कबूल कर सकती थी। रोहित भाई के साथ हुए हादसे को चाची झेल नहीं पाई और 1 साल के अंदर ही उनका देहांत हो गया। चाची के गम को हम अभी भुला भी नहीं पाए थे कि एक दिन सीढ़ियों से गिरने से सुनंदा का सहारा भी टूट गया। बिना किसी औरत के सहारे के रोहित भाई के लिए मुस्कान भाभी को संभालना मुश्किल होने लगा था। इसलिए रोहित भाई ने कोशिश करके अपना तबादला सीतापुर करवा लिया ताकि मैं और मम्मी उनकी देखभाल कर सकें। मकान भी उन्होंने हमारे घर के करीब ही लिया था। वहां आकर मेरी मदद से घर व्यवस्थित करने के बाद सबसे पहले वह मुस्कान भाभी को अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले गए। मैं भी साथ थी। डॉक्टर ने पहले एकांत में रोहित भाई से मुस्कान भाभी की पूरी केस हिस्ट्री सुनी। फिर जांच करने के बाद कहा कि उन्हें डिप्रेसिव साइकोसिस हो गया है। ज़्यादा अवसाद की वजह से ऐसा हो जाता है। इसमें रोगी जब तक क्रोनिक अवस्था में रहता है तो किसी को जल्दी पता नहीं चल पाता कि आदमी को कोई बीमारी भी है, परंतु 10 से ज़्यादा दिन तक वो दवा ना ले तो फिर वो बीमारी एक अलग अवस्था में हो जाती है जिसमें रोगी को कुछ होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। अपने बाल और कपड़े आदि नोचने फाड़ने जैसी हरकतें करने लगता है। डॉक्टर ने आगे बताया कि एक बार अगर यह बीमारी किसी को हो जाए तो उसे एकदम जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, परंतु जीवन पर्यंत रोजाना इस मर्ज की दवा की एक गोली लेने से सामान्य जीवन जिया जा सकता है। दवा के साथ ही साथ साइकोथेरेपी से मरीज में आश्चर्यजनक सुधार हो सकता है और यह सिर्फ उसके परिवार वाले ही कर सकते हैं। मरीज के साथ प्यार भरा व्यवहार रखने के साथ साथ बातों और अन्य तरीकों से घर वाले उसका खोया आत्मविश्वास फिर से लौटा सकते हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार हमने भाभी का इलाज शुरू कर दिया। माँ तो अपने घर के काम में ही व्यस्त रहती थी, इसलिए भाई की अनुपस्थिति में भाभी के साथ रहने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई और मैं बातों बातों में निरंतर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते कि वह बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं और हर एक काम अच्छी तरह कर सकती हैं। शुरू में वो ना नुकुर करती थी, फिर धीरे धीरे मेरे साथ खुल गई। हम तीनों मिलकर कभी लूडो खेलते, कभी बाहर घूमने जाते। लगातार प्रयास से 6 महीने के अंदर मुस्कान भाभी में इतना परिवर्तन आ गया कि वो हंसने मुस्कुराने लगी, लोगों से बातें करने लगी और नज़दीक के बाजार तक अकेली जाकर सब्जी वगैरह खरीद कर लाने लगी। दूसरे लोग उन्हें देखकर किसी भी तरह से असामान्य नहीं कह सकते थे। यूँ कहें कि वो काफ़ी हद तक सामान्य हो चुकी थी। हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि इस बीच ना तो चाचा और ना ही शुभम भाई कभी हालचाल पूछने आए, पर सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए हमने ख़ास ध्यान नहीं दिया। इसके 7 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल नोएडा चली गई। ससुराल आकर धीरे धीरे मेरे दिमाग से रोहित भाई की यादें पीछे छूटने लगी, क्योंकि दीपक के अपने माता पिता के इकलौते बेटे होने के कारण वृद्ध सास ससुर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उन्हें छोड़कर मेरा शहर से बाहर जाना मुश्किल था। मेरे ससुराल जाने के 3 महीने बाद ही पापा ने एक दिन फ़ोन किया कि अच्छी नौकरी मिलने के कारण रोहित भाई भाभी के साथ अमेरिका चले गए हैं। फिर तो रोहित भाई मेरे जहन में एक भूली हुई कहानी बनकर रह गए थे। अचानक किसी के हाथ की थपथपाहट मैंने अपने गाल पर महसूस की तो सहसा चौंक पड़ी।
और सामने दीपक को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कहाँ खोई हो अभी? कल तुम्हारे प्यारे रोहित भाई पधार रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी नहीं करनी है? वह रोहित भाई के प्रति मेरे लगाव को अच्छी तरह जानते थे। अच्छा, तो आपको पता था कि फ़ोन रोहित भाई का था? हाँ भाई, पता तो है, आखिर वो हमारे साले साहब जो ठहरे। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने नहा धोकर रोहित भाई के मनपसंद चने के छोले और गाजर का हलवा बनाकर रख दिया। पूरी का आटा भी गूँथ कर रख दिया ताकि उनके आने के बाद जल्दी से गरम गरम पूरियां तल दूं। दीपक उठकर तैयार हो गए थे और बच्चे भी तैयार होने लगे। रविवार होने की वजह से उन्हें स्कूल तो जाना नहीं था। कोई गाड़ी घर के बाहर से गुजरती तो मैं खिड़की से झांक कर देखने लगती। दीपक मेरी अकुलाहट देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर जब तंग आकर मैंने देखना छोड़ दिया तो अचानक 8:45 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने सदाबहार मुस्कान लिए रोहित भाई अटैची के साथ खड़े थे। वे तो वैसे ही थे, बस शरीर पहले की अपेक्षा कुछ भर गया था और मूछें भी रख ली थी। उनसे पहली बार मिलने के कारण बच्चे नमस्ते करने के बाद कुछ सकुचाए से खड़े रहे। रोहित भाई ने घुटनों के बल बैठते हुए अपनी बाहें पसार कर जब उन्हें करीब बुलाया तो दोनों बच्चे उनके गले लग गए। मैं भाई को प्रणाम करने के बाद दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि वह बोले, अरे क्या अपनी भाभी और भतीजी को अंदर नहीं आने दोगी? मैं हक्की बक्की से उनका मुंह ताकने लगी क्योंकि उन्होंने भाभी और भतीजी के बारे में फ़ोन पर कुछ कहा ही नहीं था। तभी भाभी ने अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ कमरे में प्रवेश किया। कुछ पलों तक तो मैं कमर से भी नीचे तक चोटी वाली सुंदर भाभी को देख ठगी सी खड़ी रह गई। फिर खुशी के अतिरेक में उनके गले लग गई। सभी का एक दूसरे से मिलने मिलाने का दौर खत्म होने और थोड़ी देर बात करने के बाद भाभी नहाने चली गई। फिर नाश्ते के बाद बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए। जब मैं दोपहर के भोजन की तैयारी करने रसोई में गई तो मेरे मना करने के बावजूद मुस्कान भाभी काम में हाथ बटाने आ गई। सधे हाथों से सब्जी काटती हुई वह अमेरिका में बिताए दिनों के बारे में बताती जा रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकारा कि अगर रोहित भाई जैसा पति और मेरी जैसी ननद उन्हें नहीं मिलती तो शायद वो कभी ठीक नहीं हो पाती। भाभी को इस रूप में देखकर मेरा अपराध बोध स्वतः ही दूर हो गया। दोपहर के भोजन के बाद भाभी ने कुछ देर तक लेटना चाहा। दीपक अपने ऑफिस के कुछ पेंडिंग काम निपटाने के लिए चले गए। बच्चे टीवी पर कार्टून फिल्म देखने में खो गए तो मुझे रोहित भाई से एकांत में बातें करने का मौका मिल गया। मेरे सवाल मेरे मानस पटल पर उमड़ घुमड़ रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ भाई ही दे सकते थे। आराम से सोफे पर पीठ टिकाकर बैठती हुई मैं बोली, अब मुझे सब कुछ जल्दी बताइए कि मेरी शादी के बाद क्या हुआ। मैं सब कुछ जानने को बेताब हूँ। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रही थी। भैया ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहना शुरू किया, आभा, तुम्हारी शादी के बाद कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ जो बताया जा सके। जो कुछ भी हुआ था तुम्हारी शादी से पहले ही हुआ, परंतु आज तक मैं तुम्हें ये सब बता नहीं पाया कि लखनऊ से सीतापुर तबादला मैंने सिर्फ मुस्कान के लिए नहीं करवाया था, बल्कि इसकी और भी वजह थी। मैं आश्चर्य से उनका मुंह देखने लगी कि अब और किस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। मैंने पूछा, और क्या वजह थी? माँ के बाद सुनंदा किसी तरह सब संभाले हुए थी, परंतु उसके गुजरने के बाद तो मेरे लिए जैसे मुसीबतों के कई द्वार एक साथ खुल गए। एक दिन मुस्कान ने मुझे बताया कि शुभम ने आज जबरन मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मुस्कान ने उससे कहा कि वो मुझसे कह देगी तो शुभम ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि यह बात भैया को नहीं बताना, फिर कभी वो ऐसा नहीं करेगा। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरा अपना भाई भी कभी ऐसी हरकत कर सकता है। आभा, आगे क्या बताऊं? बात यहीं तक रहती तो गनीमत थी, पर वक्त भी शायद कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है कि अपना साया भी साथ छोड़ देता नजर आता है। मेरी तो कहते हुए जुबान लड़खड़ा रही है, पर लोगों को ऐसे काम करते लाज नहीं आती। मनुष्य रिश्तों की गरिमा तक को ताक पर रख देता है। उसके सामने जायज़ में भी कोई फ़र्क नहीं होता। एक दिन ऑफिस से लौटा तो अपने कमरे में घुसते ही क्या देखता हूँ कि मुस्कान घोर निद्रा में पलंग पर सोई पड़ी है, क्योंकि तब उसकी दवाओं में
नींद की गोलियां भी हुआ करती थी और उसके पैर को पापा की उंगलियां जिस बेशर्मी से सहला रही थी वो देखना मेरे लिए असहनीय था। किसी तरह दिल को संयत कर मैं यह सोचकर वापस दरवाजे की ओर मुड़ गया और बाबा को आवाज़ देता हुआ अंदर आया, जिससे हम दोनों ही शर्मिंदा होने से बच जाएं। जब मैं दोबारा अंदर गया तो पापा मुस्कान को चादर उड़ा रहे थे। मेरी ओर देखते हुए बोले, अभी अभी सोई है। फिर वो कमरे से बाहर निकल गए। इन हालात में तुम ही कहो मैं कैसे वहाँ रह सकता था, इसीलिए सीतापुर तबादला करा लिया। यकीन नहीं होता कि चाचा ने ऐसा किया। चाची के ना रहने से शायद परिस्थितियों ने उनका विवेक ही हर लिया था। जो पुत्र वधू को उन्होंने गलत नज़रों से देखा, कहकर शायद मैं खुद को ही झूठी दिलासा देने लगी। भाई आगे बोले, रिश्तों का पतन मैं अपनी आंखों से देख चुका था। जब रक्षक ही भक्षक बनने पर उतारू हो जाए तो वहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इत्तेफाकन जल्दी ही मुझे अमेरिका में एक अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं उसको लेकर हमेशा के लिए उस घर और घर के लोगों को अलविदा कह आया, ताकि दुनिया के सामने रिश्तों का झूठा पर्दा पड़ा रहे। जब मुझे यकीन हो गया कि दवा लेते हुए मुस्कान स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकती है तो डॉक्टर की सलाह लेकर हमने अपना परिवार आगे बढ़ाने का विचार किया। जब मुझे स्वदेश की याद सताने लगी तो इंटरनेट के जरिए मैंने नौकरी की तलाश जारी कर दी। इत्तेफाक से मुझे मनचाही नौकरी दिल्ली में मिल गई तो मैं चला आया और सबसे पहले तुमसे मिला। अब और किसी से मिलने की चाह भी नहीं रही, कहकर रोहित भाई चुप हो गए। वह 2 दिन रहकर अपने नए मकान में चले गए। मैं बहुत खुश थी कि अब फिर से रोहित भाई से मिलना होता रहेगा। मेरे दिल से मानो एक बोझ उतर गया था, क्योंकि हो न हो मेरी ही वजह से पतझड़ में तब्दील हो गए मेरे प्रिय और आदरणीय भाई के जीवन में भी आखिर बसंत आ ही गया। जाते जाते भाभी ने मेरे हाथ में छोटा सा एक पैकेट थमा दिया। बाद में उसे मैंने खोला तो उसमें उनकी शादी के वक्त मुझे दी गई चैन और कानों के सुई धागा के साथ साथ एक जोड़ी पायल भी थे, जिन्हें प्यार से मैंने चूम लिया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।